मित्रों, यह देखें, ये रोटी के लिए व्यवस्था हमने किया है। ये जौ और चना, इसको ले जा रहे हैं, इसका आटा पिसवाएंगे। गेहूं की रोटी खाना बंद कर दिया है। ये आपके सामने है जौ और चना, इसकी रोटी। और ये सांवा मार्केट में अवेलेबल है पूरी तरह से, सच्चा मोती के नाम पर। ये जो है देखें, सांवा भगर, इसका भात, धान के चावल को छोड़ करके सांवा के भात का उपयोग। इस जौ और चने का ग्लाइसेमिक लोड जौ का 24 है, चने का 18 है। और इस सांवा का ग्लाइसेमिक लोड जो है, इसमें फाइबर बहुत है, बहुत फाइबर है। और फाइबर होने की वजह से ये पेट को साफ रखता है और ग्लूकोज शुगर के मरीज के लिए रामबाण है। उसके बाद आप जो मर्जी उसको खाइए। ये हमने व्यवस्था कर दिया है आटे के लिए, और ये व्यवस्था कर दिया है भात के लिए। इसी का भात खाया जाता है। अब कल भात कैसे बनाएंगे उसको अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये है जौ और चने का आटा, इसकी रोटी बनेगी। ये गेहूं का आटा नहीं है, शुद्ध जौ और चने, हमारे खेत के उत्पन्न किए हुए जौ का और बाजार से लाए हुए चने का आटा है। इसकी रोटी बनेगी। ये इस तरीके से सांवा का भात तैयार हो गया है। अब इसको जो है इस हिसाब से किया जाएगा। और ये है जौ और चने की रोटी। पहले तो बहुत मोटी मोटी मिलती थी खाने के लिए, जो हमारी माँ बनाती थी। लेकिन अभी जो है इसको, जैसे हर टेक्नोलॉजी बदली है, वैसे ये पतली पतली रोटी जौ और चने की खाने को मिल रही है। मित्रों, ये है सांवा का चावल, जिसको हम लोग भात के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, ये देखिए सांवा का चावल। हमारी धर्म पत्नी इसको धो रही हैं। ये कुछ नहीं करना है, खाली बना बनाया रेडीमेड आता है। इसको बनाने के लिए तो काफ़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था हम लोगों के बचपन में, लेकिन अभी ये पैकेट में बना बनाया उपलब्ध मार्केट में है। इसको केवल देखिए 2 पानी से हल्का सा धो लेंगे और ये 15 मिनट के अंदर ही बढ़िया सा भात खाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें 20% से ज़्यादा फाइबर है। और इस भगोने में बनाने के बाद बिल्कुल ज़रा सा चिपकेगा नहीं। धान के चावल को कितना भी महंगा चावल आप लाइए, वह चिपक जाता है और 1 घंटे 1.5 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद वो भगोना छोड़ता है। लेकिन इसको हम आपको छोड़ते हुए, सब निकालते हुए दिखाएंगे कितने आसानी से चावल निकल जाता है। जब चावल ये भगोने से निकल जाता है तो हमारी पेट के आंतों से कैसे निकल जाता होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। देखिए, 2 छोटी कलछल से चावल लिया गया है और इसको बस गैस पे रख देंगे और 15 मिनट के अंदर ही चावल बनके तैयार हो जाएगा। बहुत कम आंच में रखेंगे और आराम से पकेगा। मित्रों, ये सांवा का भात तैयार हो गया है। इसको भगोने से बाहर निकाल करके रखा जा रहा है। आप देखें कैसे जो है बड़ी आसानी के साथ ये भगोना छोड़ दे रहा है, चिपक नहीं रहा है। इस सांवे के भात की खासियत यही है कि ये बर्तन में चिपकता नहीं है। और जब बर्तन में नहीं चिपकता है तो आपकी आंतों में भी नहीं चिपकेगा। सवेरे के तो पेट सफा
रोक दफा। नहीं तो इसी में जब हम धान का भात पकाते थे तो बहुत सारा भात रह जाता था भगोने में, जिसको कि घंटों पानी में भिगोने के बाद ही साफ हो पाता था। देखिए पूरा का पूरा भगोना साफ हो गया। अभी हल्का सा पानी डालने के बाद तुरंत साफ हो जाएगा। अब इसको जो है, इस भात को जो निकाले हैं, इसको देखिए किस तरीके से हल्का सा पानी लगा करके फिर इसको जो है फैला देंगे, ताकि इसको खाने के लिए, ये देखिए किस तरीके से। ऐसे ही बचपन में हमें याद है, हमारी माता जी बनाती थी, हमारी मिसेज भी जब आई तब ये भी बनाती थी, और आज उनको याद है। आजकल की महिलाएं तो इस प्रकार का व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगी। उन कहेंगे रे सांवा का भात कौन है भैया, मैं नहीं खाऊंगी। देखिए इसको ये 10 मिनट के बाद पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, तो इसको कलछुल की डंडी से या चम्मच की डंडी से 4 भागों में बांट देंगे, और फिर जो है पूरा का पूरा चंक्स बढ़िया सा निकलेगा। और क्या स्वादिष्ट भोजन होता है ये भात। इसको हम लोग साल भर से खा रहे हैं, और इसका स्वाद और इसका लाभ जो खा रहा है वही पाएगा। मित्रों नमस्कार। हम यह वीडियो बनाने के लिए आज इस नतीजे पर पहुंचे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम जो भी आजकल भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह भोजन है या बीमारियां हैं। हमारा यह शरीर अन्नमयी कोश है। हम जो भी मुंह के द्वारा अपने पेट में ग्रहण करते हैं वही अन्न या भोजन ही हमारा शरीर होता है, अन्य कुछ भी नहीं। अन्नमयी कोश में अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मज्जा, मज्जा से हड्डी, और अंत में हड्डी से वीर्य, फिर अगली जनरेशन। एक बार हम एक भोज में गए, जहां हजारों लोग इनवाइट किए थे। ये कोरोना काल के बाद की बात है। देखा वहां पर लोग मुंह में मास्क लगाकर उस भोज में भोजन ग्रहण करने पहुंचे थे। लेकिन जब भोजन शुरू हुआ तो हमने देखा कि अपने मास्क को नीचे ठुड्डी के नीचे खिसका लिए और भोजन खाने लगे। यह समझते हुए हमको देर नहीं लगी कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा करके मुंह में आए हुए हैं, परंतु जो भोजन वे खा रहे हैं वह तो कोरोना से भी भयंकर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इस बारे में वे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। मित्रों, ये 2021 में अप्रैल महीने की बात है, जब मुझे भी कोरोना हुआ। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बहुत परेशानी 4 दिन उठानी पड़ी। अंत में इस भ्रष्ट दुनिया में, इस भ्रष्ट समाज में, जब हमने गलत ढंग से पैसा डॉक्टरों को दिया तो इलाहाबाद में हमें ऑक्सीजन मिली, जान बच गई। अब कोरोना में कैसे जान बची, क्या क्या हुआ, इसको हम दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम केवल भोजन की बात कर रहे हैं। कोरोना के बाद हमारा शरीर बिल्कुल निर्बल और जर्जर और बेकार हो चुका था। भयंकर ब्लड शुगर, बिना इंसुलिन की सुई पेट में चुभोए नर्सें खाना वहां नहीं देती थी। ब्लड प्रेशर की हालत तो यह हो गई थी कि बाएं हाथ में यदि सिस्लोटिक हमारा 140 मिलता था तो दाहिने हाथ में 100। समझ में न आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। स्टेरॉइड के जो इंजेक्शन दिए जाते थे, शायद उनकी वजह से पेट की आंतें बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। 24 घंटे, लगभग 15 दिनों तक हर आधे घंटे में 1 लीटर पानी पीता, फिर भी जीभ सूख करके ऐंठ जाती थी।
अपने हाथ से जीभ मुझे उठाना पड़ता था, आप विश्वास नहीं करेंगे। रातों दिन एक हो गया, हर 1 घंटे आधे घंटे के बाद 1 बोतल पानी पूरा गड़गड़ गड़गड़ पीते थे। पानी पीने के बाद पेशाब लगती थी। कमजोर शरीर को लेकर दीवार के सहारे बगल में बाथरूम जाते थे, पेशाब करके फिर लौटते थे। फिलहाल मेरी एक बेटी संगीता दिल्ली से, हालांकि उसको भी कोरोना हुआ था, लेकिन पिता का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, समय से आ गई, जिसकी अपार श्रद्धा और मेहनत से हमारा जीवन बच गया। बाद में सबसे छोटी बेटी रीता भी आ गई थी। 15-20 दिन तक उसने भी बड़ी सेवा किया। फिर बिस्तर पर पड़े पड़े अध्ययन किया, पुरानी बातें, जीवन का स्मरण किया और अपने भोजन में पूरी तरह से बदलाव किया। तो आज आपके सामने हूँ। क्या बदलाव किया, इसी के विषय में विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। हमारा जीवन तो बच गया, तो हमने सोचा कि नई टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब वगैरह के सहारे यदि देश दुनिया के किसी भी व्यक्ति का जीवन यदि स्वस्थ हो जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ऐसा सोच करके आज मैं जो खा रहा हूँ, यह बातें आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं उस भोज में मास्क पहनकर भोजन करने वालों की बातें कर रहा था। आज के समय में जितने लोग दुनिया भर में कोरोना से नहीं मरे, उससे बहुत ज़्यादा लोग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक आदि बीमारियों से मरते जा रहे हैं। खास करके हमारे भारत में दवाओं पर इतना खर्चा पब्लिक कर रही है कि गरीबी रेखा से ऊपर जिनको अच्छे से जीना चाहिए था, वो दवाइयों के खर्च के कारण सामान्य कौन कहे, गरीबी रेखा से बहुत नीचे अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गए हैं। कारण केवल गलत भोजन ही है और कुछ नहीं। यह मैं अपने अनुभव से जो अभी अभी बताया हूँ, वही बातें कह रहा हूँ। हमारे जीवन का बहुमूल्य समय, मेहनत से कमाया हुआ धन और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सब कुछ दवाओं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए भी नष्ट होता जा रहा है। केवल भारत गलत खान पान की वजह से, और कोई दूसरा कारण नहीं है। मित्रों, आज जो कुछ भी हमको खाने में मिल रहा है वह हमारे बचपन में देखने को बहुत मुश्किल से मिलता था। गेहूं की रोटी और धान का भात, खाने की बात तो बहुत दूर है। हालांकि उस समय हमें ऐसा लगता था कि कोई अनोखी चीज मिल गई है, अगर कभी मिल जाता था तो। अब मिलता कब था? जैसे पूड़ी, कचौड़ी, गुझिया, मिठाइयाँ, मालपुआ आदि भोजन तो केवल त्योहारों पर ही बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाता था। कभी कभार जब हम स्कूल से आएं तो गेहूं की रोटी या धान का भात खाने को मिल जाए तो हमें यह समझने में जरा सा भी देर नहीं लगती थी, आज कोई मेहमान जरूर आया था जिसके लिए गेहूं की रोटी बनी और धान का भात बना है। हम अपनी माता जी, जो आज हमारी गुरु माँ हैं, से कौतूहल बस पूछ लेता, अम्मा आज कौन सा मेहमान आया था? जौ और चने को एक साथ मिलाकर अनाज को जौचनी कहते हैं। इसकी रोटी चूल्हे पर और लकड़ी से पहले बनती थी। यह रोटी मोटी होती थी। हम अपनी माँ जी से अक्सर बोल देते थे, अम्मा यही रोटी जरा बेलन में बेल करके थोड़ी पतली बना दो तो हम अच्छे से खा लेंगे। और तो और जिस कढ़ाई में पूड़ी कचौड़ी बनाई जाती थी, वह कढ़ाई भी आम लोगों के घर में नहीं हुआ करती थी। गांव में यदि 100 लोगों का घर होता था तो मुश्किल से 20-25 लोगों के पास, जो अमीर होते थे, उन्हीं के पास कढ़ाई होती थी। त्योहारों के समय सभी को इंतजार रहता था कि वह कढ़ाई बड़े घर से खाली हो, तब हम मांग कर लाएं और उसमें फिर अपने घर में जो भी घी, तेल, डालडा उपलब्ध होता था, उसी से जो है, ये सब तो होता नहीं था, उससे पूड़ियाँ बनाते थे। खास करके महुआ के बीज को हम लोग कोइया बोलते हैं, उसे फोड़कर सुखाकर फिर तेली के कोल्हू में पेर कर उसका तेल निकाला जाता था। उसी के तेल से पूड़ी और कचौड़ी बनती थी। तो हम लोग बहुत खुशी से उसको खाते
हर्षोल्लास के साथ होली, दिवाली और दशहरा का त्योहार मनाते। सारे गांव में घूम घूम कर बड़े मजे से कहते कि आज हम भी पूड़ी और तरकारी खाए हैं। उन दिनों गेहूं और धान का चावल बहुत मुश्किल से मिलता था। खेतों में बहुत बड़े लोग ही पैदा कर पाते थे। मुख्य अनाज तो जिनको मैं बताने जा रहा हूं वह आजकल के लोग तो नाम भले ही सुने हों पर देखे ही कम ही लोग होंगे। रोटी के लिए जो आटा मिलता था उसमें जौ, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी या मकरा, इन अनाजों में न तो कोई कीड़े लगते और न ही किसी कीटनाशक दवाओं की जरूरत पड़ती। इन सभी अनाजों में फाइबर 20% से ज़्यादा होता है। इनका ग्लाइसेमिक लोड भी 24-25 से कम होता है। सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अनाज हैं। इन फसलों के लिए जमीन में किसी भी प्रकार की उर्वरक की जरूरत नहीं होती। सिंचाई के लिए पानी की भी कोई विशेष जरूरत नहीं होती। मटर और चने में तो यदि पानी सिंचाई के लिए डाल दिया गया तो फसल बेकार हो जाती है। कितनी कम लागत में हमारे रोटी का प्रबंध हो जाता था केवल थोड़ी सी मेहनत की बदौलत। इनमें से ज्वार, बाजरा और मक्का तो बरसात के समय पैदा होने वाली फसल है, बिल्कुल फ्री का जी, बिल्कुल फ्री। लेकिन हम गलत रास्ते पर चलते गए जिसका परिणाम यह है कि आज ये मोटे अनाज गेहूं और चावल से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। गेहूं और चावल तो सरकार गरीबों को 5 किलो बांट रही है मुफ्त में। मित्रों, हमने पिछले साल अपने खेत में गेहूं की जगह जौ की बुआई करी। उतने ही खेत में जितना हमको 2 बार उर्वरक डालना पड़ता था गेहूं के लिए, 5 बार महंगी सिंचाई करनी पड़ती थी, कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करना होता था, केवल 1 बार पानी देना पड़ा बस, कोई उर्वरक नहीं। जौ के लिए उर्वरक की जरूरत ही नहीं होती और क्योंकि गोबर की खाद या वैसे ही होती है तो इसमें दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। उत्पादन गेहूं का 2 गुना हुआ है, 2 गुना। हम बाजार से नहीं अपने खेत के जौ की रोटी खा रहे हैं। अब भात के लिए क्या व्यवस्था है या उस समय होती थी? सावा, इलिटी मिलेट्स हैं, सावा, कोदो, काकुन, मड़ुआ, ये सब चीज आदि का भात बनाइए। एक छोटा सा उदाहरण बताने जा रहा हूँ भात के बारे में। आप धान के चावल का भात किसी भगोने में बनाएं, चाहे कितना भी महंगा चावल होगा, यदि जरा सा भगोने में चिपक गया तो उस भात को छुड़ाने के लिए आपको 5 मिनट का समय नष्ट करने के बावजूद भी भगोने को 1 घंटे तक पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा और तब जाकर के वो साफ होगा। वहीं यदि आप सांवा का भात बनाएं तो कलछुल से निकालते समय पूरा का पूरा भात बाहर तो आ ही जा रहा है। यदि कहीं भगोने में चिपका भी है तो वह खुद अपने बगल वाले भात को भी लेकर के बाहर चला आता है। आपका भगोना पूरी तरह साफ हो जाएगा। पूरी तरह का मतलब पूरी तरह, हल्का सा पानी डालकर केवल हाथ से साफ करिए, भगोना साफ चमकेगा। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि सांवा में फाइबर 20% से ज़्यादा होता है। सांवा में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण पेट के पैनक्रियाज में बीटा सेल स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जब भगोना इतने अच्छे से साफ हो जाता है तो सुबह जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट भी, पूरा का पूरा मल बाहर आ जाता है। हमारी आंतें पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। और अब आप कह सकते हैं कि पेट सफा तो रोग दफा। नहीं तो आजकल की जो चीज़ें खा रहे हैं लोग, फ्रेश हो जाने के पहले कोई खैनी खाएगा, कोई चाय पिएगा, कोई सिगरेट पिएगा, कोई गर्म पानी पिएगा और आधे घंटे टहलेगा, पेट को मड़ोड़ेगा और आधे घंटे जा करके टॉयलेट में बैठा रहेगा। तो पता लगा कि अगर उसने 24 घंटे में 1 किलो राशन खाया है तो मुश्किल से 100-200 ग्राम बाहर निकला नहीं, वहीं पर पड़ा रहेगा। तेल की व्यवस्था की चर्चा हम करते हैं। सरसों से तेल बनता था। महुआ के कोइया का तेल, तिल्ली का तेल, अलसी का तेल, सबके सब शुद्ध ऑर्गेनिक, कहीं कुछ भी अशुद्धि नहीं। इनमें न तो कीड़े लगते थे
और न ही किसी भी प्रकार के कीटनाशक दवाओं की जरूरत पड़ती थी। महुआ के कुइया का तेल का प्रयोग चाहे जितना करिए, पूड़ी बनाइए, कचौड़ी बनाकर खाइए, कोई ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ने वाली। महुआ का पेड़ गर्मी के महीने में ठंडी हवा देता था, चूल्हे में जलाने की लकड़ी ईंधन देता था। महुआ की जो चूता है उसकी हम लोग लपसी बहुत बढ़िया बनाते थे, बरिया बनता था, मालपुआ, ठोकवा, अलसी के साथ लाटा, शुद्ध देसी किशमिश है, शुद्ध। मित्रों, देसी किशमिश, हरे कोवा की सब्जी, वाह गजब की पौष्टिक, उसमें लहसुन और सरसों और हरी मिर्च मिला करके केवल लपेट दिया जाता था उबालने के बाद, तो बड़ी अच्छी सब्जी बनती थी। फिर पके हुए कोयला का तेल, दूसरे तेल तिल्ली का खूब प्रयोग होता था। तिल्ली के तेल के साथ जो तिल्ली की खली निकलती थी उसमें गुड़ मिलाकर लड्डू बनाया जाता था, उसको हम लोग पीना कहते थे। फिर अलसी का तेल, सारे के सारे तेल वाले अनाज बरसात के मौसम में बिना पानी के उपलब्ध कराए होते थे और प्राप्त हो जाते थे। उसी तेल के लिए आज हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, महंगाई की मार चिल्लाते हैं, 250 रुपया लीटर, और पता नहीं क्या क्या मिलकर बनाया जाता है, ये वैज्ञानिक जाने और जो भोग रहा है वो जाने। सरसों की खेती के लिए कोई उर्वरक की जरूरत नहीं होती। 1 किलो सरसों में 2 कुंतल सरसों मिलती है, केवल बहुत कम मेहनत से। आजकल की तरह मिल में पेरने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, जहां बिजली या डीजल से चलने वाला जनरेटर होना चाहिए। वह व्यवस्था थी जिसे असली बैल कोल्हू कहते हैं, असली बैल कोल्हू। बोतल या डिब्बे में छपने वाला चित्र नहीं। तेली जात के लोगों का धंधा ही था, जिनके पास अपना बैल होता था, बैल कोल्हू होता था। सरसों किसान लोग उन्हें दे आते और हमको वह शुद्ध तेल देते थे। उपरोक्त सभी अनाजों के पैदा होने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। मात्र वर्षा के पानी से काम चल जाता था। कुएं या तालाबों के पानी की भी जरूरत बहुत कम पड़ती थी। आजकल की अपेक्षा केवल 20% पानी ही चाहिए बस। कहने का मतलब, जिसको आजकल की भाषा में जेनेरिक खेती कहते हैं, उन दिनों जेनेरिक शब्द शायद हम लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन खेती का कार्य कुछ इसी प्रकार होता था, पूरी तरह से जेनेरिक। फाइबर की चर्चा कर लें। जिस फाइबर की बात डॉक्टर कहते हैं फाइबर युक्त भोजन करिए। फाइबर युक्त या अधिक फाइबर युक्त भोजन करने से पैंक्रियाज में बीटा सेल बनाने की क्षमता ये फाइबर बढ़ा देता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन स्वतः बनती रहती है। पेट में पर्याप्त इंसुलिन होने से ब्लड शुगर का कोई नामो निशान कहीं नहीं होता। सब्जियों की बात कर लें। सब्जियों के लिए कोई हाट या बाजार नहीं लगती थी। जो थोड़ी बहुत होती भी थी तो गांव के किसान अपने खेतों से जो पैदा करके ले जाते वही उपलब्ध कराते। हम लोगों के जो खेत में पैदा होता वही सब्जियां बनती थी, परंतु कभी कभी रोज सब्जी का फैशन नहीं था। दाल चावल खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सब्जियां जो थी वह जैसे आलू प्याज की सब्जी, आलू मटर की सब्जी। जब मटर का सीजन होता तब मटर चना खूब बोया जाता था। लौकी तो हर घर के छप्पर पर सीजन में चढ़ा दी जाती थी, और छप्पर में लौकी इतनी होती थी कि इसको दें, सबके घर में तो मौजूद है। कुम्हड़ा या कद्दू, नेनुआ, तिरोई, कुंदरू, चिचिड़ा, लहसुन, मिर्चा आदि सभी लोग खेतों में उगाते। इन सब्जियों में न तो कीड़े लगते थे और न ही कीटनाशक दवाओं की जरूरत पड़ती थी। हमारे स्कूलों में बचपन में, जब मैं प्राइमरी में या मिडिल स्कूल में पढ़ता था, तो 1 घंटे का कृषि विषय का अनिवार्य होता था, कृषि विज्ञान। उसमें पंडित जी लोग स्कूल के मास्टर को हम लोग या टीचर को पंडित जी बोलते थे। स्कूल के बगल में ही लगभग 2-4 बिस्वा जमीन कृषि विभाग के लिए जरूर होती थी, जिसमें टीचर लोग कृषि विज्ञान के घंटे स्कूल के बच्चों को कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षण देते थे। हम लोग खूब मेहनत करके वहाँ काम करते थे। स्कूल में फावड़ा, कुदाल, खुरपी, निराई बुआई के लिए, सिंचाई के लिए हजारा होता। हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हजारे में और खूब मेहनत से सब्जियों की सिंचाई वगैरह करते। अच्छी अच्छी ताज़ी सब्जियां उगाते,
उन सब्जियों को पंडित जी लोग हम ही लोगों से तुड़वा करके अपने घरों में ले जाते और खाते थे। उसका लाभ हमको आज मिला कि हम अपने किचन गार्डन में खूब ताजी ताजी सब्जियां पैदा कर रहे हैं। हमको सब पता है, जब हम बचपन में ट्रेनिंग लिए हैं कृषि विज्ञान के विषय में मिडिल स्कूल में, तो आज हमको अपने किचन गार्डन में सब्जियां उगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बिना किसी फर्टिलाइजर के। केवल गोबर की खाद डालता हूं, कोई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करता हूं। अब दूध की बात कर लें। कहते हैं कि किसी समय हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी। यह सुनने में अविश्वसनीय अवश्य होगा, परंतु बहुत हद तक यह सच्चाई है जो हमारी आंखों ने देखा और समझा है। हर घर में दूध, दही, मक्खन, मट्ठा का पक्का इंतजाम हुआ करता था। एक कहावत बड़ी मशहूर थी, जब देखई संपत्ति कई थोड़ी, राखई गाय बियाउर घोड़ी। इसका मतलब केवल ये हुआ कि जब किसी को अपनी गरीबी से उबरना हो तो गाय पालिए, उससे दूध होगा, दूध को बेचकर धन लाभ मिलेगा, उसके बछड़े होंगे तो बड़े होकर बैल बनेंगे जिससे खेती होगी, यदि बछिया हुई तो बड़े होकर गाय, फिर लाभ ही लाभ। घोड़ी पालेंगे तो फिर घोड़ी या घोड़ा होगा जो कि यातायात के साधन के रूप में काम आएगा। इक्का टांगा, बिना डीजल या पेट्रोल के खुशनुमा साधन, मुफ्त का साधन भाई, मुफ्त का। आज जो हम लोग कह रहे हैं डीजल 100 रुपए 110 रुपए लीटर बिक रहा है, पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो गया है, अरे कौन, हम लोग अपने रास्ते से भटके नहीं है तो और क्या है। हम दूध की बात कर रहे थे, तो सभी घरों में 2-4 गाय भैंसें जरूर होती थी। उन दिनों दूध के लिए देने के लिए जानवरों में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन की नहीं लगाए जाते थे, न जानते थे, बल्कि मवेशियों के खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की जाती थी। मवेशियों की बहुत ही सेवा की जाती थी। घर के प्रत्येक सदस्य उनकी सेवा में लगे रहते थे। हरे हरे चारों की व्यवस्था, खली, चूनी, चोकर, आटा की भरपूर व्यवस्था होती थी। उनके लिए खेतों में घास चरने के लिए खूब रहती थी। हरे चारे के रूप में ज्वार, बाजरे, सनई, मूंग, मटर, चने के पौधे खूब पर्याप्त मात्रा में भरे होते थे। भूसा तो खेतों में अनाज के साथ इतना होता था कि साल भर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। एक कहावत बड़ी मशहूर थी, या तो खटे मर्द या तो खटे बर्द। मर्द का मतलब हुआ पुरुष और बर्द का मतलब हुआ बैल। आजकल इसका उल्टा हो गया है, मर्दों के हाथ में मेहंदी लगी हुई है मेहंदी भैया मेहंदी, जिसके हाथ में देखिए अब तो दोनों हाथों में मोबाइल फोन, और बैलों की दुर्दशा तो देख ही रहे हैं। अब क्या दुर्दशा है, जहां सड़क पे पड़े हुए हैं, इनसे बचने के लिए हम और चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि हमारा नुकसान कर जा रहे हैं। खेत में जिनको हम कभी पालतू जानवर की संज्ञा देते थे, अब उन्हें आवारा जानवर की संज्ञा देना शुरू कर दिए हैं। इसका परिणाम अच्छा थोड़ी होगा। हाँ, तो मैं दूध की बात कर रहा था। उपरोक्त कही हुई व्यवस्था में दूध की कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। किसी के यहाँ कोई बड़ा फंक्शन जब भी कभी होता तो कोई भी सामान बाजार या टेंट हाउस से नहीं आता था, और न ही उसकी कोई व्यवस्था थी टेंट हाउस इत्यादि। प्रत्येक घर से बड़े बड़े मटके में, बाल्टी में भर भर के इतना बड़ा बड़ा मट्ठा वगैरह आता था कि हजारों लोगों को खिलाने के बाद भी बच जाता था। तो बताइए, बहती थी ना दूध की नदियां। आजकल तो दूध की मात्रा अधिक पाने के लिए बिजनेस में मवेशियों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन तक लगा रहे हैं। वह हमारे स्वास्थ्य के जीवन को बिल्कुल नष्ट करता जा रहा है। वह कहावत तो याद है ना आप सभी को ना, जैसा खाएं अन्न वैसा रहे तन। तो क्या कहावत दूध के देने वाले पशुओं पर लागू नहीं होगी? जिनको हम अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, जो कि एक जहर है, तो उनको दूध जब हम लोग निकाल करके पिएंगे, जो हमारे शरीर में वह दूध जाएगा, उसका क्या असर होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मित्रों, मैं बार बार कीड़े मकोड़ों और कीटनाशक
दवाइयों की बात इसलिए कर रहा हूं कि फसलों सब्जियों में कीड़े मकोड़े तब से लगना शुरू हुए हैं जब से हमने इनकी पैदावार बढ़ाने की जीराती विदेशी खादें, डाई, यूरिया, पोटास, सल्फर और न जाने क्या क्या डालना शुरू किया है। तब से नाना प्रकार के कीड़ों मकोड़ों का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उनको नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के कीटनाशक दवाओं का प्रादुर्भाव। आगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी खेती में किसी भी प्रकार की खाद फसल को उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए नहीं डाला जाता था। केवल और केवल गोबर की खाद। गांव के हर घर के पास एक घूर होता था जिसमें मवेशियों के गोबर को उसमें इकट्ठा किया जाता था। उनके मल मूत्र को साल भर उसी घूर में रखा जाता। सड़ जाने के बाद उस खाद को खेत में डालकर अच्छी तरह बैलों से हल द्वारा मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता था। कोई भी किसान खेत में सनई बुआकर उसको खेत में ही जुताई कर कंपोस्ट खाद बना लेते थे। बस केवल इतनी खाद गोबर से अनाज पैदा कर लिया जाता था। फसलों में कोई रोग लगने का कहीं नामो निशान ही नहीं था। इसलिए किसी प्रकार के कीटनाशक दवाओं का न तो कोई प्रयोग होता था और न ही उस समय किसी प्रकार की कोई कीटनाशक दवाएं बाजार में उपलब्ध थीं और न ही उनकी जरूरत होती थी। यही हमारा मुख्य भोजन था। बाद में डालडा घी, वनस्पति घी बाजार में आया। अब तो न जाने क्या क्या आया है, रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, फॉर्चून ऑयल आदि। इनका वास्तविक कंपोजिशन तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। मित्रों, जब से अधिक उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर आया उसी समय सारी समस्याएं की जड़ आई। फर्टिलाइजर ही कीड़े मकोड़ों को लाई और फिर पेस्टिसाइडर का उपयोग। अब आप ही सोचिए, जिस पेस्टिसाइडर से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, भला उससे हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? आजकल हम भोजन नहीं, बीमारी सीधे तौर पर खा रहे हैं, बीमारी। और ये फर्टिलाइजर की कहानी आपको हम बता रहे हैं। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में प्रारंभ हुआ तो कारपोरेट घरानों की चांदी लग गई। गोला बारूद में यूरिया, जिसका रासायनिक नाम कार्बामाइड है, ही प्रयोग होता है। उस समय इसकी अत्यधिक डिमांड होने के कारण बहुत सारी इंडस्ट्री लगा दी गई। सभी ने समझा अब युद्ध तो चल गया है, ये कई साल तक चलेगा। परंतु दुर्भाग्यवश 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो बहुत सारी कार्बामाइड यानी यूरिया उन्हीं इंडस्ट्रीज के आसपास फालतू का पड़ा रह गया। जैसे हमारे यहाँ आज आरा मशीन के आसपास लकड़ी का बुरादा फेंका हुआ मिल जाता है। फिर 1939 में दूसरा युद्ध शुरू हो गया। उसकी भी बिल्कुल वही हालत हुई, 1945 में समाप्त हो गया। इस समय तो लाखों टन यूरिया बिखरा हुआ पड़ा रह गया। हुआ यह कि उसके आसपास कहीं से कोई जानवर या चिड़िया या अनाज पड़ा रह गया, गेहूं आदि के दाने गिर गया होगा। तो घटना ये घटी कि अनाज यूरिया के संपर्क में आया तो बहुत तेजी से बड़े हुए। तो अमेरिका के बिजनेसमैन लोगों का दिमाग ठनका, अरे ये यूरिया या कार्बामाइड का प्रयोग की खेती के लिए भी किया जा सकता है। अब क्या था, भारतवर्ष पश्चिमी देशों के लिए तो बहुत अच्छी प्रयोगशाला है ना। उन्होंने सबसे पहले पंजाब में इस यूरिया को लाए और वहाँ के किसानों को घर घर जाकर प्रचार करने लगे कि हमारे पास एक दवा है जिसको तुम यदि अपने गेहूं की फसल में डालोगे तो उसकी पैदावार दोगुनी हो जाएगी। अभी इसके लिए हम आपसे कोई मूल्य नहीं मांग रहे। जब आपकी फसल की पैदावार दोगुनी हो जाए तब जो कुछ आपके समझ में आए दे देना। परिणाम यह हुआ कि उनका प्रयोग पूरी तरह से सफल हो गया। अगले वर्ष वही यूरिया उन्होंने 4 आने 25 पैसे जो सरकार से बंद हो गए, प्रतिबंध हो गया है, 4 आने प्रति किलो किसानों को बेचा। फिर पूरी की पूरी पिक्चर आज आपके सामने मौजूद है कि यूरिया मिल नहीं रही है। उसके बाद अब बात आती है कीटनाशकों की। कीटनाशक दवाओं की हालत यह है, जब फसलों में यूरिया, डाई, पोटास आदि फर्टिलाइजर झोंका जाने लगा तो उनमें नाना प्रकार के कीड़े स्वतः पैदा होने लगे। पैदावार तो बढ़ गई थी, लेकिन इन कीड़ों मकोड़ों की वजह से फसल पूरी तरह नष्ट होने लगी। फिर बिजनेस वालों को मौका मिला
अपना अपना धंधा बढ़ाने के लिए कर्मस्थली भारत तो तैयार बैठी थी। अब एक से एक बढ़कर कीटनाशक दवाएं बाजार में उपलब्ध होने लगी। जैसे जैसे दवाइयों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कीड़े मकोड़ों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और दवाइयों का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है, दवाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ते जा रहे हैं। लिकोरिया मर्ज की तरह, लिकोरिया जैसे लेडीज को लिकोरिया होता है। अब आइए इंसानों की दवाइयों की तरफ। हम भोजन नहीं, पहले ही बता चुके हैं, यहीं से शुरू किए हैं, बीमारियों को खा रहे हैं मित्रों, बीमारियों के। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, समोसा, मैगी 2 मिनट में तैयार। अरे 2 मिनट में किचन में प्याज भी नहीं कटती है भैया। आज न जाने कौन कौन से फास्ट फूड खुले बाजार में और ऑनलाइन शॉपिंग से उपलब्ध हैं। सारे के सारे मैदे से बनाए जा रहे हैं जिसमें फाइबर होता ही नहीं। फिर जिन तेलों का प्रयोग हो रहा है उसकी बात मैं कर ही नहीं सकता। उनमें मिलाए जाने वाले मसालों की बात तो बहुत दूर की है। इसके अलावा जो अनाज हम खा रहे हैं रासायनिक उर्वरकों से पैदा किए जा रहे हैं। अनाज 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। नंबर 1 नेगेटिव, जिसमें कि 2 अनाज नेगेटिव हैं, गेहूं और धान। दूसरा न्यूट्रल, जिसमें 5 अनाज न्यूट्रल हैं, जौ, चना, मटर, जोन्हरी, बजरी, मकई, ये न्यूट्रल हैं। और तीसरा पॉजिटिव, जो सांवा, कोदो, काकुन, ककुनी, रागी, ये पॉजिटिव अनाज हैं। नेगेटिव अनाज गेहूं और चावल, धान का चावल, ये 100 बीमारियों को लाके आपके पेट में डाल रहे हैं। न्यूट्रल अनाज अगर फायदा नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर रहे हैं, पेट जरूर साफ कर दे रहे हैं फाइबर की वजह से और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से। जब आपके पेट में जाते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे के बाद ही ब्रेक होते हैं और जो उनके पास ग्लाइसेमिक लोड 24 से कम होने के नाते जो ग्लूकोज होता है वह उसके लिए हमारे पेट में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनी रहती है और वह इंसुलिन से हमको किसी प्रकार का ब्लड शुगर आदि बीमारी नहीं होती है। तीसरी प्रकार का अनाज जो हम जिसको पॉजिटिव बता रहे हैं, सांवा, कोदो, काकुन, ककुनी, ये सब चीजें जो हैं इतनी पॉजिटिव हैं कि एक एक अनाज 100 बीमारियों को अपने साथ भगा ले जाने में क्षमता रख रही हैं। जो अनाज हम खा रहे हैं बिना अतिरिक्त उर्वरक डाले आज की खेती की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये वही उर्वरक हैं जिनकी हम विस्तार से चर्चा पहले ही कर चुके हैं। फिर उनसे जो गेहूं या चावल उगाया जाएगा उसमें कितना जहर आएगा ये आप सोच सकते हैं। इसके आगे की कहानी और भी भयावह है। इन फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है उससे तो कीड़े मकोड़े मर जरूर जाते हैं। क्या इंसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? होगा, जी हाँ जरूर होगा। रुकिए, अभी तीसरे तल की बात बाकी रह गई है। तीसरा तल है जब हम इन अनाजों को खाते हैं तो उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रभाव से बीमारियों को भगाने के लिए जो दवाइयां खाते हैं उन दवाइयों का साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। अब 5 समस्याएं एक साथ मैं क्लब कर रहा हूं। नंबर 1 पहली समस्या, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक, अधिक दूध उत्पादन के लिए ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन। दूसरी समस्या, उर्वरकों के कारण कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, अब कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए कीटनाशक दवाएं। तीसरी समस्या, अब कीटनाशक दवाओं के कारण जो हमको बीमारी हुई वे फिर अंग्रेजी दवाइयां ले रहे हैं। चौथी समस्या, अब अंग्रेजी दवाइयां जब ले रहे हैं तो उनका साइड इफेक्ट नहीं होगा। अंग्रेजी फिर क्या है, उसके लिए क्या उपाय है? दवाओं का ओवरडोज। दवाओं का ओवरडोज। जो आदमी बीपी के लिए 25 mg की टेबलेट लेता था अब उसे 50-50 mg की 2 बार। जो आदमी ब्लड शुगर के लिए इंसुलिन के टेबलेट से काम चल जाता था 1 साल के बाद फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे,
कहेंगे भाई अब आपका टैबलेट से काम नहीं चल रहा है, अब आप जो है अब आपको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब पांचवी समस्या, इन सब पर खर्च अधिक होने के कारण जो मानसिक तनाव पड़ेगा, हाइपरटेंशन, यहीं से हाइपरटेंशन है, एंजाइटी, हार्ट डिजीज, फिर उसके आगे भी दवाइयां हैं ना। आप केवल पैसों का इंतजाम करते रहिए बस। यह सारी की सारी व्यवस्था ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक राजा के महल के सामने एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों को उस गड्ढे को भरवाने का आदेश दिया। गड्ढा भर दिया गया, लेकिन एक उससे बड़ा गड्ढा दूसरी जगह खोदने के बाद राजा के पास फिर वही गड्ढे की समस्या आ गई। राजा ने आदेश दिया कि एक दूसरा गड्ढा खोदकर इस गड्ढे को भर दो। उन मंत्रियों में हमारे जैसा एक मूर्ख मंत्री रहा होगा, उसने राजा से सविनय निवेदन किया, सरकार अगर हम कहीं भी गड्ढा दूसरा खोदते हैं तो वहां के गड्ढे को भरने के लिए क्या किया जाएगा। बस राजा को क्या गुस्से से तमतमाते हुए बोले, अरे मूर्ख मंत्री, उसको भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोद लेना ना। हम लोग यही तो कर रहे हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था में। किसी भी व्यक्ति के यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण इलाज नहीं उपलब्ध है, और जब तक असली कारण का निवारण नहीं होगा तब तक हम इस समस्या के चक्रव्यूह से उबर ही नहीं सकते। समस्या का निवारण हमारे पास है, जो हमने कोरोना के बाद अपनी जर्जर शरीर को आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। हमारी धर्मपत्नी को भी कोरोना हुआ था। हम दोनों आज केवल अनाज परिवर्तन करके पूरी तरह से स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। रोटी जो खाता हूँ, जौ, चना, मटर, ज्वार, बाजरा, मक्का आज को एक साथ मिलवा करके इसकी रोटी पिसवा करके इसका आटे की रोटी खा रहा हूँ। भात, सांवा का भात बनाकर सांवा का भात खाते हैं। सब्जियां, अधिकतर सब्जियां तो हम हमारे किचन गार्डन में ही पैदा कर लेता हूं, जो केवल गोबर की खाद से उगाता हूं। तेल, सरसों का तेल जो है सरसों अपने खेत में पैदा करता हूं। उसी सरसों से, या अगर कम पड़ गया तो किसी किसान रिश्तेदार के यहाँ से जाकर के पैसे देके खरीद लेता हूं। फिर स्पेलर में अपने सामने उसका तेल निकलवा करके उस तेल को, सरसों के तेल के प्रयोग करता हूं, बाजार से लाए हुए किसी भी सरसों के तेल को नहीं। दूध जो प्रयोग कर रहा हूं, हम ऐसे दूध वाले से लेते हैं जो हमारा दूर का रिश्तेदार भी है, और उसको जानता हूं कि उसके पास कई भैंसें हैं, जिन भैंसों को अपने बच्चों से भी ज्यादा वह प्यार करता है, नहलाता है, धुलाता है, अच्छा राशन देता है। महंगा दूध जरूर देता है भाई, लेकिन ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं लगाता। अब हम बीमारी नहीं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। और हमारा आप जैसे मित्रों से निवेदन है कि यदि आपको हमारी बात समझ में आ गई हो तो अपने मित्रों को भी यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, भेजें, समझाएं, बताएं, और इस प्रकार के भोजन ग्रहण करके इस काया को निरोगी बनावें, स्वस्थ रहें। आपकी पैसे की बचत होगी, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जय जय श्री गुरुदेव।